वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 264 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जो स्टैटिक जीके का अपना क्विज चलता है उस टेस्ट पर। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 264 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ ही साथ इसके करंट अफेयर्स की सीरीज भी चल रही है, उसका भी लाभ उठाते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, निम्नलिखित घटनाओं को जो है कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। बंगाल का विभाजन लागू हुआ। सूरत विभाजन कब? बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की। कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। सबसे पहले क्या और सबसे बाद में क्या? सूरत विभाजन तो है 1907 का। बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव 1905 का है, ये अगस्त 1905 का। और बंगाल का विभाजन लागू हुआ अक्टूबर 1905 में। तो सबसे पहले तो 3 आ जाना चाहिए इसमें, तीसरा, उसके बाद पहला, और दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है 1907 में। और सबसे एंड में आएगा सूरत विभाजन 1907 का। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी 1906 है ये। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया अगस्त 1905 में। और बंगाल का विभाजन जो प्रभावी हुआ, लागू हुआ, वो हुआ अक्टूबर 1905 में। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है दिसंबर 1906 में। और सूरत विभाजन हुआ दिसंबर 1907 में, एक वर्ष बाद। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। प्रार्थना समाज के बारे में कौन सा कथन सही कथनों या कथन की पहचान कीजिए इन 3 में से। प्रार्थना समाज हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। और इसने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने किसने? प्रार्थना समाज ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक तो एग्जाम में कई बार पूछा गया सीधा एबीसी बनाकर, यहाँ थोड़ा डीप पूछा है प्रार्थना समाज से रिलेटेड। तो बिल्कुल करेक्ट है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, सारे के सारे सही है। डी है इसका आंसर। तो प्रार्थना समाज हिंदू धर्म के भीतर सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना 1867 में हुई थी। इसने महाराष्ट्र पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। एक और प्रश्न प्रार्थना समाज से रिलेटेड है। प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? बंग दर्शन, सुबोध पत्रिका, दिग्दर्शन, बंगदूत। प्रार्थना समाज ने शुरू किया था सुबोध पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रार्थना समाज द्वारा सामाजिक जागरूकता के लिए सुबोध पत्रिका नामक मुखपत्र चलाया गया था। यह मराठी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। जो एडिशनल थे ऑप्शंस में, जैसे कि बंगदूत अखबार की स्थापना राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर ने की थी। दिग्दर्शन की शुरुआत बाल शास्त्री जाम्बेकर ने की थी, जिन्हें मराठी पत्रिका का जनक भी माना जाता है। और बंग दर्शन की शुरुआत की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तीनों भी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुए? उसी पर प्रश्न है। मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। विलियम बेंटिक ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया। ठीक है, विलियम बेंटिक ने हड़प लिया, उसके बाद आया लॉर्ड रिपन, उसने रिलीज कर दिया। क्या ये बातें सत्य हैं, या दूसरे में विलियम बेंटिक की जगह डलहौजी आना चाहिए? देखिए, ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात मैसूर का नया राज्य एक अल्प आयु शासक कृष्णराज तृतीय के अधीन पुराने हिंदू राजवंश को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है। 1881 में विलियम वेंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद 1881 में आया लॉर्ड रिपन, उसने इस राज्य को रिलीज कर दिया, बहाल कर दिया। तीनों के तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए इलवर्ट विल पेश किया था? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से किसने भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए इलवर्ट विल पेश किया था? क्या है इसका आंसर? पहले एलिमिनेट कर देते हैं। विलियम बेंटिक नहीं है, लॉर्ड हॉर्डिंग नहीं है, या तो लॉर्ड रिपन है या लॉर्ड लिटन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। तो इलवर्ट विल की बात करें, यह विधेयक लॉर्ड रिपन ने भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए पेश किया गया था। तत्कालीन प्रचलित कानून के अनुसार किसी यूरोपीय पर केवल यूरोपीय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता था, भारतीय मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के द्वारा नहीं। यूरोपीय लोगों ने C.P. इलवर्ट द्वारा पेश किए गए इलवर्ट विल का कड़ा विरोध किया, जिसने इस तरह की भेदभावपूर्ण प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी। हालांकि रिपन को भारत में अंग्रेज लोगों को संतुष्ट करने के लिए बिल में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अंग्रेजों पर भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाए। अंततः बिल वापस ले लिया गया और बाद में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसे 1884 में अधिनियमित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है संधि और यह है संबंधित देश। पेरिस की संधि अमेरिका, गंडामक की संधि अफगानिस्तान, संगोली या सुंगोली की संधि बर्मा, यंदाबू या यंडाबू की संधि के सामने लिखा नेपाल। ये सुंगोली या संगोली की संधि बड़ी एग्जाम में पूछी जाती है, खासकर उत्तराखंड के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, क्योंकि उत्तराखंड उस समय नेपाल था। ठीक है, और ये सारी संधि किस किस के साथ हो रही है? अमेरिका और अंग्रेजों के बीच, अफगानिस्तान अंग्रेजों के बीच, बर्मा अंग्रेजों के बीच, नेपाल अंग्रेजों के बीच। तो पेरिस की संधि तो हुई थी अंग्रेजों और अमेरिका के बीच, तो ये तो करेक्ट है। गंडामक की संधि अंग्रेजों अफगानिस्तान के बीच हुई। सुंगोली की संधि अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई थी। यंदाबू की संधि हुई थी बर्मा के बीच और अंग्रेजों के बीच। तो यहाँ पहला और दूसरा ही करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पेरिस की संधि पर 3 सितंबर 1783 को अमेरिकी और ब्रिटिश प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अमेरिकी क्रांति का युद्ध समाप्त हो गया। 1782 की प्रारंभिक संधि के आधार पर इस संधि ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी, साथ ही अमेरिका को महत्वपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र दान किया। एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान 1879 में गंडामा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने खैबर जनजातियों को ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया। सुंगोली की संधि हुई थी 1815 में, एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा, सन के साथ। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित हुई थी और 4 मार्च 1816 को इसकी पुष्टि की गई। ठीक है, तो दूसरा मिसमैच है, तीसरा मिसमैच है, दूसरा तीसरा कुछ ऐसे मैच होते। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति के साथ 1826 की यंडाबो की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। खिलाफत आंदोलन से प्रत्यक्षतः संबंधित नेता कौन नहीं है? खिलाफत आंदोलन से संबंधित है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी थे। मोहम्मद अली भी थे। मौलाना शौकत अली ये भी थे। मोहम्मद इकबाल नहीं थे। वही आंसर है डी। तो खिलाफत आंदोलन की स्थापना वर्ष 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली, आमतौर पर अली बंधुओं के रूप में जाने जाते हैं, इनके नेतृत्व में हुई थी। हसरत मोहानी वर्ष 1907 तक कांग्रेस से जुड़े रहे। बाल गंगाधर तिलक की पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वह तिलक के करीबी सहयोगियों में से एक थे। मौलाना हसरत मोहानी वर्ष 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था। ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का, ये इंकलाब जिंदाबाद लिखा था, फॉन्ट इसके कुछ अलग हो गए हैं। अब बात करते हैं जो आंसर है जो संबंधित नहीं है, वो नहीं है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल थे एक कवि दार्शनिक, जिन्होंने खुदी के दर्शन को बढ़ावा दिया, जो इस्लामी दुनिया के बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण से संबंधित था। खुदी का दर्शन
सारे जहां से अच्छा औपचारिक रूप से तराना हिंदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह उर्दू कविता की गजल शैली में मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखे गए बच्चों के लिए एक उर्दू भाषा का देशभक्ति गीत है। यह कविता प्रकाशित हुई 1904 में। मोहम्मद इकबाल को व्यापक रूप से पाकिस्तान आंदोलन को प्रेरित करने वाला माना जाता है। उन्हें पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची 1 में विद्रोह और ये किस वर्ष हुए थे वो वर्ष। अहोम विद्रोह, पॉलीगर्स विद्रोह, मेमारिस विद्रोह, पाइका विद्रोह। अहोम विद्रोह है 1828 का, पॉलीगर्स है 1795, मोमारिस विद्रोह है 1769 और पाइका है 1817। तो इसका आंसर हो गया 4321 यानी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये सन के साथ ये कब हुए थे ये पूछ लेता है और ये इनके जो नेता थे ना उसको भी मैचिंग करने के लिए पूछ सकता है। तो वर्ष 1828 में असम में गोमधर कोम्बर के नेतृत्व में हुआ था अहोम विद्रोह। यह आंदोलन अहोम प्रदेशों पर कंपनी के प्रभुत्व के कारण हुआ। कंपनी कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पॉलीगर्स विद्रोह का कारण दक्षिण भारत का अंग्रेजों के प्रति कड़ा विरोध था। यह 1795 और 1799 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व किया कट्टा बोम्मन नायकन ने और इन विद्रोह के मुख्य केंद्र थे तिन्नेवेली, रामनाथपुरम और शिवगंगा। मोमारिस विद्रोह पर आ जाइए। मोमारिस विद्रोह 1769 में अहोम राजा और मोमारिस के बीच झगड़े के रूप में शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप अहोम शासक ने अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाई और विद्रोह के माध्यम से मोमारिस को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया गया। पाइका का नेतृत्व कंपनी की जबरन वसूली वाली भू राजस्व नीति के कारण ओडिशा के पाइकों ने किया था। बख्शी जगबंधु विद्याधर 1817 में पाइका विद्रोह के नेतृत्व करता थे। निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की? प्राउड रिजर्व की नीति लागू की लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो लॉर्ड लिटन वर्ष 1876 में भारत के वायसराय बने। उन्होंने प्राउड रिजर्व की नीति शुरू की जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमाएं निर्धारित करना और प्रभाव के क्षेत्रों की सुरक्षा करना था। इसके माध्यम से अंग्रेजों ने उन पर नियंत्रण पाने के प्रयास में बफर राज्य स्थापित करने या चयनित क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास किया। इन सभी जो प्रश्न हैं इनका फुल टेस्ट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। चलिए, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते, इनकी संख्या बढ़ गई है स्टेट पीसीएस में, खासकर यूपी पीसीएस में कथन कारण वाले बड़े सवाल आते हैं। तो नीचे दो कथन दिए हैं, अभिकथन ए और दूसरा है कारण आर। ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। ये इसकी व्याख्या करेगा तो या स्पष्टीकरण करेगा तो आंसर बी होगा। दोनों सही होंगे। स्पष्टीकरण नहीं करेगा तो आंसर बी होगा। स्पष्टीकरण करेगा तो आंसर बी होगा, नहीं करेगा तो आंसर ए होगा। कोई सही गलत होगा तो आंसर सी या डी में से दिया जाएगा। देखिए, अभिकथन है असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और सी राजगोपालाचारी और अरुणा आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। क्यों छोड़ी? इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई नेताओं ने अपनी वकालत छोड़ दी। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके कारण इन्होंने छोड़ी थी। और इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो करेक्ट है पहला और करेक्ट है दूसरा वाला भी। ठीक है, और स्पष्टीकरण भी कर रहा है तो बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कांग्रेस में एक कांग्रेस सत्र के दौरान असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह वर्ष 1919 के जलियांवाला
बाघ नरसंहार के बाद शुरू हुआ। 1921-22 के दौरान इस आंदोलन में तेजी आई। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। तो पहला वाला सही है। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, अरुणा आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, ब्रिटिश उपाधियां त्याग कर दी और विधायिकाओं का बहिष्कार किया। तो ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सालवाई की संधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह संधि 17 मई 1782 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुई। इस संधि ने पहले आंग्ल मराठा युद्ध को खत्म कर दिया। सालसेट और भरूच का नियंत्रण कंपनी द्वारा बनाए रखा गया। बनाए रखा गया, रिलीज कर दिए गए? बनाए रखा गया सही है, करेक्ट है, तीनों के तीनों, डी है इसका आंसर। तो सालवाई की संधि हुई थी 17 मई 1782 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच। इंपॉर्टेंट संधि है, कई बार एग्जाम में पूछी गई। इस संधि ने पहले आंग्ल मराठा युद्ध को खत्म किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया इसने। सालवाई की संधि के परिणाम निम्नलिखित थे। इसने आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया, अंग्रेजों और मराठों के बीच यथास्थिति को पुनर्स्थापित कर दिया, सालसेट और भरूच का नियंत्रण कंपनी द्वारा बनाया रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय महिला परिषद की स्थापना की? सरला देवी चौधरानी, रमाबाई रानडे, कार्नेलिया सरबजी, पंडित रमाबाई सरस्वती। भारत महिला परिषद की स्थापना की थी रमाबाई रानडे ने, बी है इसका आंसर। तो रमाबाई रानडे ने वर्ष 1904 में बंबई में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के अंतर्गत लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस या भारत महिला परिषद की स्थापना की। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑप्शंस में थी, सरला देवी चौधरानी, पंडित रमाबाई सरस्वती और कार्नेलिया सरबजी। इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था। फॉरवर्ड ब्लॉक, किसान सभा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखिए कल प्रश्न बना था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर, AITUC, अगर आपको याद हो तो कौन कौन इससे जुड़े थे। तो इसका सुभाष चंद्र बोस से तो कोई संबंध है नहीं, तो थर्ड को हटा दो। फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, किसान सभा होगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास था। तो 1 और 2 सही हो गया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 6 अप्रैल को एक विश्वव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा जिसमें लोगों से आह्वान किया जाएगा कि वे साम्राज्यवादी युद्ध में किसी भी प्रकार के संसाधन जैसे कि पुरुष, धन या सामग्री मदद ना करें। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने छद्म नाम यानी स्यूडोनिम आरलैंडो माजोटो के रूप में मिले थे। सुभाष चंद्र बोस जो है वो हिटलर से एक छद्म नाम क्या होता है? किसी व्यक्ति का असली नाम से अलग वह नाम होता है जिसे वे किसी खास मकसद से अपनाता है। तो सुभाष चंद्र बोस मिले आरलैंडो मजाटो के रूप में हिटलर से। हिटलर कहाँ का शासक? जर्मनी का। सॉरी, देखिए हिटलर की सहायता से स्वतंत्रता सेना यानी मुक्ति सेना का गठन किया गया जिसमें जर्मनी और इटली द्वारा पकड़े गए भारतीय मूल के सभी युद्धबंदियों को शामिल किया गया। सुभाष चंद्र बोस को इटली के लोग नहीं बल्कि जर्मनी के लोग श्रेताजिस कहने लगे और बोस ने जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर से प्रसिद्ध नारा जय हिंद दिया। तो जय हिंद का नारा किसने? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। क्या है ये? समाचार पत्र पत्रिका और इनके संपादक सह संस्थापक से कौन सा मिसमैच ढूंढना है आपको? हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, बंग दर्शन दयाल सिंह मजीठिया, भारतीय समाजशास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा और परिदर्शक बिपिन चंद्रा। देखिए ऊपर एक था प्रश्न में बंग दर्शन, ऑप्शंस में था ना, वो पढ़ी होगी एक्सप्लेनेशन अच्छे से तो करेक्ट कर ले जाओगे। बंग दर्शन होना चाहिए तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ना कि दयाल सिंह मजीठिया, यही गलत है। बाकी हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, भारतीय समाजशास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, परिदर्शक बिपिन चंद्रा ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो मिसमैच है।
तो यह समाचार पत्र पत्रिका, यह है उसके संस्थापक संपादक, हिंदू देशभक्त या हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, बंग दर्शन होना चाहिए बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतीय समाजशास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा, परिदर्शक बिपिन चंद्रा। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रफ्त गुफ्तार बहुत पूछा गया एग्जाम में, दादा भाई नौरोजी, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, बंगाल गजट 1780 का जेम्स अगस्टस हिक्की, जे ए हिक्की शॉर्ट में, भारत राजपत्र हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, भारत राजपत्र हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 15 पर अजय अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के संस्थापक सदस्य थे? भगत सिंह तो हैं इसमें। इसमें एक ऐसा ऑप्शन भी है 1 2 3 4 D वाला, इस चारों भी हो सकते हैं, लेकिन चारों नहीं है ये। भगत सिंह है, योगेश चंद्र चटर्जी है, अजय घोष नाम नहीं है, फणींद्र नाथ घोष नाम नहीं है। तो जहां जहां 3 4 है उसको हटा दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो, 1 और 2। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव थापर और योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। तो विकल्प ए करेक्ट होगा, पहला और दूसरा वाला। HSRA ने सामूहिक नेतृत्व के तहत काम करने का फैसला किया और समाजवाद को अपने आधिकारिक लक्ष्य के रूप में अपनाया। ठीक है, समाजवाद को अपने आधिकारिक लक्ष्य के रूप में अपनाया। बात करें अजय घोष की, अजय घोष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। बिहार के क्रांतिकारी फणींद्र नाथ घोष सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में शामिल हुए थे, वो इसके सदस्य नहीं थे। इसमें तीसरा चौथा नहीं होगा, केवल पहला दूसरा होगा। तो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट ये 15 प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी करंट की जो सीरीज चल रही है उसको भी वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।